प्यारे दोस्तों, 12 का क्रैश कोर्स शुरू हुआ है। पिछले वीडियो में मैं मोलरता और मोललता को परिभाषित करके उस पर एक दो न्यूमेरिकल भी बनवाया था, जो कि इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। आज मैं एक नया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोल अंश के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। मोल अंश का एक और हिंदी होता है मोल प्रभाज, जिसका इंग्लिश है मोल फ्रैक्शन। मोल अंश का संकेत जो होता है स्मॉल x होता है। अब बोर्ड पर देखा जाए, क्वेश्चन है मोल अंश या मोल प्रभाज, इसका इंग्लिश मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल अंश को देखिए निरूपित कर रहे हैं स्मॉल x से, और मोल अंश यूनिट लेस होता है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों मात्रक नहीं होता है? तो आप फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़े हैं कि समान राशियों के अनुपात का मात्रक नहीं होता है। तो यह क्या है? मोलों की संख्याओं का अनुपात है, और मोलों की संख्याओं के अनुपात होने के कारण इसका कोई मात्रक नहीं है। एक उदाहरण से इस मोल अंश को स्पष्ट किया जाए। मैं एक विलयन बनाया हूं। इस विलयन में मैं 4 मोल जल ले लिया, 4 मोल जल, और उसमें मैं मिला दिया 1 मोल एथेनॉल। एथेनॉल या इसी का एक और नाम है एथिल अल्कोहल, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH। फार्मूला भी याद कर लीजिए। एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल की फार्मूला C2H5OH। अब मैं पूछूंगा कि इसमें एथेनॉल का मोल अंश क्या है। तो एथेनॉल का मोल अंश निकालने के लिए क्या कीजिए? तो एथेनॉल के मोलों की संख्या को अंश में रख दीजिए, और विलयन में जितने भी अवयव हैं उनके मोलों की संख्याओं को हर में रख दीजिए, अनुपात निकाल लीजिए। जैसे बोर्ड पर देखिएगा, X C2H5OH। इतना कहने का मतलब यह हुआ कि C2H5OH का मोल अंश, मतलब एथेनॉल का मोल अंश, बराबर इसके मोलों की संख्या देखिए 1 मोल, और जिसका मोल अंश पूछ रहा है उसके मोल की संख्या को अंश में रखिए। तो 1 मोल एथेनॉल अनुपात है। तो अब हर में क्या रखिएगा? तो हर में जो उस विलयन के घर में, मतलब विलयन में जितने अवयव हैं उनके मोलों की संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो यह हुआ 1 जोड़े 4, 1 मोल एथेनॉल और 4 मोल जल। देखिए, मोल बाई मोल मात्रक गोल, मोल बाई मोल मात्रक गोल। इसीलिए आप कह रहे हैं कि मोल अंश यूनिट लेस है, मतलब मात्रक हीन है, क्योंकि समान राशि मोल और मोल का अनुपात है। तो यह वैल्यू आ गया 1/5। अब परिभाषा को देखा जाए, मोल अंश का परिभाषा विलयन में, देखिए यही विलयन है, में किसी एक अवयव, कोई एक अवयव में ले लिया एथेनॉल का मोल अंश, इसका मोल अंश
उस अवयव माने इसी अवयव के मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या 1 मोल एवं विलयन में, इस विलयन में उपस्थित सभी अवयव, सभी अवयव मतलब ये दोनों अवयवों के मोलों की संख्याओं के, मोलों की संख्याओं 1 मोल और 4 मोल, मोलों की संख्याओं के योगफल मतलब 1 जोड़ 4 का अनुपात होता है। यही अनुपात आ गया एथेनॉल का मोल अंश 1/5। इसी तरह से पूछा जाए जल का मोल अंश XH2O, टेक्निक याद कीजिए, टेक्निक याद रखिए और पिकनिक मनाइए। किसका मोल अंश? जल का मोल अंश। तो जल के मोल को अंश में रख दीजिए। तो जल का मोल है 4 मोल, बट्टा में मैंने अनुपात अब लाना है क्या? सभी अवयवों के मोलों की संख्याओं का योगफल, तो वो योगफल है 5, तो 5 मोल, फिर मोल मोल गोल, मात्रक बजा रहा है ढोल, मोल मोल गोल मात्रक बजा रहा है ढोल, मतलब अब मात्रक नहीं रहा। तो ये आ गया 4/5। अब दोनों अवयवों के मोल अंशों को जोड़ा जाए, तब एथेनॉल का मोल अंश आया है 1/5 और जल का मोल अंश आया है 4/5। जोड़िएगा लघुत्तम 5, ऊपर है 1 का फिर जोड़ 4, आ गया 5/5 बराबर 1। दोस्त एक और बात याद कर लो कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योगफल हमेशा 1 के बराबर होता है। तभी आप परिभाषा सीखे, परिभाषा के अनुसार आप देखें कि मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, और अंत में आप अभी सीखे कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योगफल 1 के बराबर होता है। दोस्त इतना बात को एक बार पुनः रिव्यू कर लो। मोल अंश का संकेत स्मॉल x वह यूनिट लेस होता है, मात्रकहीन होता है। अब कोई मोल अंश का परिभाषा कहेगा तो अभी जो मैं उदाहरण दिया हूं उसके आधार पर अपने से परिभाषा गढ़ लोगे। यही विलयन है। इसमें पहला अवयव मान लो एथेनॉल हुआ, तो इस अवयव का मोल अंश, इसके मोलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्याओं के योगफल का अनुपात है। देख लीजिए, विलयन में किसी एक अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्याओं के योगफल का अनुपात होता है। अब एक उदाहरण ले लिया जाए, जैसे एक द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन मतलब जिसमें 2 अवयव है। द्विअंगी विलयन में यदि A और B 2 अवयव हुए, A और B अवयवों के मोलों की संख्याएं क्रमशः NA, देखिए कैसे यहाँ पर लिखा गया है, N मोलों की संख्या है, नीचे A है, मतलब A के मोलों की संख्या Na हुआ, B के मोलों की संख्या Nb है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि A का मोल अंश, अब केमिस्ट्री के लोग
बातों को प्रायः सांकेतिक रूप में लिखते हैं। तो जो आप पूरा यहाँ लिखे हैं a का मोल अंश, इसी को संकेत के रूप में आप लिख दीजिएगा XA। यहाँ से पढ़िएगा x को कहिएगा मोल अंश, a का मोल अंश बराबर a का मोलों की संख्या, a के मोलों की संख्या Na है, उसको आप अंश में रख दीजिए और हर में क्या रखिएगा, तो जो इस विलयन के घर में जो जो अवयव हैं उनके मोलों की संख्याओं का योगफल, तो Na प्लस Nb। फिर इसी तरह से पूछूंगा कि B का मोल अंश, तो B का मोल अंश मतलब XB इक्वल टू, उसी तरह से चलिए B का मोल अंश मतलब B का मोल अंश में रहेगा, तो B का मोल है Nb बटा में पूरा जो विलयन में है Na प्लस Nb। अब मैं पूछूंगा कि अब इन दोनों का योगफल निकालिए। इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़िए। चलिए अब XA प्लस XB इक्वल टू कहिएगा Na बटा में Na प्लस Nb, फिर प्लस Nb बाई Na प्लस Nb। दोस्त अब एलसीएम निकाल लिया जाए। एलसीएम हो जाएगा Na प्लस Nb, अब यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 में Na से गुना कीजिएगा Na, इसी तरह से यहाँ आ जाएगा Nb। अब देख लो Na प्लस Nb अंश में और फिर Na प्लस Nb हर में, तो रिजल्ट निकल कर आ गया कि इसलिए XA प्लस XB बराबर 1। प्रमाणित हो गया कि मोल अंशों का योगफल हमेशा 1 के बराबर होता है। दोस्त अब मोल अंश तो दिमाग में आ गया। अब इसकी मूल बात जो जो अभी बोले हैं उसको हम लोग नोट कर लें। दोस्तों अब मोल अंश में हम लोग जो बात सीखे हैं उस बात को परीक्षा में जरूर लिखिएगा, जो जो मैं पॉइंट अभी बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट कि मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, जो आप सीखे हैं। अगला पॉइंट, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योगफल हमेशा 1 के बराबर होता है, जो अभी आप सीखे हैं। अंतिम पॉइंट देखिएगा, ताप क्रम में परिवर्तन से मोल अंश के मान में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बोला था कि ताप में परिवर्तन से केवल वही सांद्रता परिवर्तित होता है जिसमें आयतन पद आता है। इसमें कहीं दूर दूर तक आयतन नहीं है। यह क्या है, मोलों का अनुपात है, अमोल पदार्थ की मात्रा है, और तापमान में परिवर्तन से मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा। अब मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा तो मोलों की संख्या में भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए मोल अंश का मान ताप में परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि ताप में परिवर्तन से
मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्त, अब मोल अंश निकालने के लिए बार बार आपको मोलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो आप पहले से जो जानते थे फॉर्मूला, मोलों की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा बटा में मोलर द्रव्यमान। पदार्थ की मात्रा रहेगा ग्राम में, अब मोलर द्रव्यमान रहेगा ग्राम मोल इनवर्स में। ग्राम ग्राम कट जाएगा, आई मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो मोल आ जाएगा। दोस्त, पूरे विलयन में मोल की जरूरत पड़ेगा, और मोल की जरूरत पड़ेगा तो यह है फॉर्मूला भी दिमाग में रहनी चाहिए कि मोलों की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा बटा में मोलर द्रव्यमान। आपका मोलरता, मोललता और मोल अंश तीनों समाप्त हुआ। अब इस पर क्वेश्चन बनाने के लिए आप कुछ शॉर्टकट ट्रिक समझिएगा। दोस्त, पिछला वीडियो में मैं मोलरता पढ़ाया था और मोलरता के लिए कहा था कि मोलरता का संकेत होता है कैपिटल एम, और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। यहीं से आप फॉर्मूला निकाले थे कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। अभी आप देखे हैं कि विलेय के मतलब पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा बटा में मोलर द्रव्यमान। तो इसके बदले में आप लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय की मात्रा बटा में मोलर द्रव्यमान। तो अब इसी को और मैं आगे बढ़ा रहा हूं, या मोलरता बराबर विलेय की मात्रा बटा में उसी विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब फिर आप कह रहे हैं बटा में विलयन का आयतन लीटर में। इस बटा का मतलब यहाँ भागा आयतन लीटर में। जब इसे आयतन को लीटर में आप लेकर भाग दीजिएगा, ऐसे गुना में बदलिएगा, तो जब ही गुना कीजिएगा तो मुन्ना हो ये 1 में लीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यह विलयन का आयतन नीचे आ जाएगा। तो गुने विलयन का आयतन लीटर में। अब इसी फॉर्मूला को डेवलप करके आप यहां पहुंच गए। यदि विलयन का आयतन कभी मिलीलीटर में दे दे, तो मिलीलीटर में मान लीजिए कि 100 मिलीलीटर दे दिया, तो उसको लीटर में बदलने के लिए आप 1000 से भाग दीजिएगा, तो 100 बट्टा में 1000, तो यह 1000 ऊपर चला जाएगा। कब? कि जब विलयन का आयतन आप मिलीलीटर में लेंगे। तो यही फिर फॉर्मूला डेवलप करके आ गया कि मोलरता बराबर विलेय की मात्रा बटा में मोलर द्रव्यमान गुणे, नीचे में ही गुना में है, विलयन का आयतन मिलीलीटर में। तो जब मिलीलीटर में लीजिएगा तो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दीजिएगा और वह 1000 ऊपर आ जाएगा। दोस्त,
अब कहीं ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो डायरेक्ट इस फार्मूला का उपयोग करके ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। अब इस मोलरता के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मोलरता के लिए फार्मूला बोल रहा हूं। चलिए अब मोलरता के लिए फार्मूला देखिए। मोलरता का मात्रक है मोल प्रति किलोग्राम। मोल किसका मोल? तो विलेय के मोलों की संख्या बट्टा में किलोग्राम में कौन? तो विलायक की मात्रा किलोग्राम में। जैसे आप मोलरता वाला में काम किए थे उसी तरह से अब देखिए अगला फार्मूला बढ़ाइएगा तो विलेय की मात्रा बटा में मोलर द्रव्यमान, यहाँ गुना में लिखिएगा विलायक की मात्रा किलोग्राम में। फिर जब विलायक की मात्रा यदि ग्राम में यहाँ रखिएगा तो पुनः 1000 ऊपर चला जाएगा, तो विलायक की मात्रा ग्राम में जब लीजिएगा तो ऊपर है 1000। दोस्त, मोलरता और मोललता दोनों का फार्मूला में एक ही जैसा बात आ रहा है। जहां पर लीटर था यहां पर किलोग्राम है, जहां पर मोलरता में लीटर था यहां मोललता में किलोग्राम आ रहा है। वहां लीटर विलयन का आयतन था, यहां किलोग्राम में विलायक का मात्रा है। दोस्त, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर तैयार रखिए। अब न्यूमेरिकल कुछ बना लीजिए। दोस्त, अब न्यूमेरिकल देखा जाए। एक ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है कि 2 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, को जल में घोलकर 200 ml मतलब 200 मिलीलीटर जलीय विलयन बनाया गया है। इस विलयन का मोलरता क्या है? तो चलिए अब मोलरता बराबर आप कह रहे थे मोल पर लीटर। अब ध्यान दीजिएगा एक ही लाइन में कैसे बनेगा। विलेय के मोल मतलब इसका मोल की संख्या लाने के लिए इस पदार्थ की मात्रा में इस NaOH के मोलर द्रव्यमान से भाग देंगे। तो NaOH का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए पिछले क्लास में मैं बताया था, सोडियम नीचे 11 ऊपर 23, ऑक्सीजन नीचे 8 ऊपर 16 और हाइड्रोजन 1 अब जोड़िए, सोडियम के लिए 23, फिर ऑक्सीजन के लिए 16 है, फिर हाइड्रोजन के लिए 1। इन तीनों को जोड़िएगा 23, 16 और 1 आ जाएगा 40 ग्राम मोल इनवर्स। अब आपका ये ग्राम ग्राम कट गया, मोल इनवर्स ऊपर ले जाइएगा तो यह मोल हाजिर हो गया। फिर डिवाइडेड बाई है, लीटर है। तो आपके पास आयतन देखिए कितना है, 200 मिलीलीटर है। तो इस 200 मिलीलीटर को 200 ml को लीटर में बदलिएगा। तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दीजिएगा, अभी उतारिए मत। अब अपना जो फार्मूला मैं लास्ट में आपको दिखलाया था उस पर ध्यान दीजिए। मैं कहा था कि इतना के बाद जो विलयन का आयतन यदि मिलीलीटर में दिया हो, तो विलयन का आयतन यदि मिलीलीटर में है तो
उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दीजिएगा और वह 1000 ऊपर चला जाएगा। अब यह आ गया आपका लीटर। कटाते जाइए। ये 0 0 2 0 है, 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ पर 40 का एक 0 था तो यह 0 और ये 0 कट गया। 2 से 2 कट गया। अब बचा ऊपर 1 नीचे 4, तो 1/4। ऊपर देखिए मोल इनवर्स है तो ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा, और नीचे में लीटर है तो मोल प्रति लीटर। 1/4 का मतलब हो जाएगा 0.25। अब मोल प्रति लीटर के बदले में कैपिटल M लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया। दोस्त अब देखो न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल कितना आसानी से बना लोगे। फिर एक उदाहरण और लेकर चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल हुई एसिटिक अम्ल कहलाता है, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया। विलयन की मोललता क्या है? अब देखिएगा 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है और 75 ग्राम बेंजीन है। अब पूछा जाए कि इसमें से कौन विलेय और कौन विलायक होगा, तो जो कम मात्रा में है मतलब 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल विलेय हो जाएगा, और जो अधिक मात्रा में है मतलब 75 ग्राम जो बेंजीन है वह विलायक हो जाएगा। अब मोललता के लिए आप मोलों की संख्या लाइएगा। अब मोलों की संख्या के लिए पहले मोलर द्रव्यमान लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इस विलेय का मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिए। CH3COOH का मोलर द्रव्यमान। तो इसका मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए आपके पास कार्बन का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नीचे 6 ऊपर 12। ऑक्सीजन का इंफॉर्मेशन होना चाहिए 8 16 है, और हाइड्रोजन का इंफॉर्मेशन होना चाहिए 1 1। अब मोलर द्रव्यमान जल्दीबाजी में निकाल लिया जाए। कार्बन 2 जगह है तो 12 गुने 2, 12 दूनी 24 कार्बन का हो गया 24। जोड़ हाइड्रोजन 3 1 4 है तो 1 गुने 4 हाइड्रोजन वाला 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 जगह पर है तो 16 दूनी 32 बराबर। इन सबों को अब जोड़िए, 2 4 6, 6 4 10, फिर 3 और 2 5, 1 हासिल 6। यह आ गया 60 ग्राम मोल इनवर्स। अब आपको निकालना है मोललता, तब मोललता बराबर विलेय की मात्रा ले लिए 2.5 ग्राम बटा में इसी विलेय का मोलर द्रव्यमान ले लिए 60 ग्राम मोल इनवर्स। अब फिर नीचे में आप रख रहे थे विलायक की मात्रा, लेकिन विलायक की मात्रा है ग्राम में 75 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दीजिएगा, तब यह किलोग्राम में बदलेगा और वह 1000 आपका ऊपर चला जाएगा। तो गुना में 1000, यहाँ अब ग्राम नहीं रहा, ग्राम को ही किलोग्राम में बदलने के लिए आप 1000 से भाग दिए तो यह आ गया किलोग्राम में। अब कटाइए,
इस डिसमल को हटाने के लिए नीचे 10, फिर अब इस 0 से यह 0 कट गया, फिर यह 0 से यह 0 कट गया, ये 25 हुआ, 25 में 75 से डिवाइड कीजिएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। ऊपर देखिए आपका 10 बच रहा है और नीचे 36 18 बच रहा है, तो 10 बटा में 18 है। अब मात्रक देखिए ग्राम ग्राम कट गया है, ये मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो मोल, अब फिर नीचे आ जाएगा किलोग्राम, तो मोल किलोग्राम, किलोग्राम नीचे है ऊपर जाएगा तो केजी इनवर्स हो जाएगा। अब इसको भी और सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ 5 यहाँ 9, अब डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 0 दशमलव यहाँ 0 उतारे, 9 गुने 5, 9 5 45, 5 बार में पहुंचा, फिर 5 आया, फिर 0 उतारे, फिर 5, मतलब आपका आ जाएगा 0.55। आई मोल केजी इनवर्स के बदले में स्मॉल m, आंसर होगा आपका C 0.55 m। दोस्त अब कुछ है और ऑब्जेक्टिव देखा जाए, अब कुछ है एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन बैंक का है, उस पर देखा जाए, बात किया जाए। दोस्त क्वेश्चन देखो, बार बार पूछा है सिरका में कौन अम्ल रहता है, तो सिरका में रहता है आपका CH3COOH, इसी का नाम अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़े थे IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल, और इसी का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। तो सिरका में CH3COOH और CH3COOH का IUPAC नाम है एथेनोइक एसिड, मतलब एथेनोइक अम्ल, या इसी का साधारण नाम होता है, कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। दोस्त कभी ऐसे भी पूछ देगा, ये फार्मूला नहीं देगा, कहे कि सिरका में कौन अम्ल रहता है, कभी IUPAC नाम दे देगा, कभी कॉमन नेम दे देगा। इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि CH3COOH सिरका में यही एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल है, जिसका फार्मूला है CH3COOH। इसको याद कर जाना, बार बार पूछा है। देखो आपके क्वेश्चन बैंक में कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया है। जैसे क्वेश्चन देखिए तो मानव रक्त का pH मान होता है, तो मानव रक्त अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, तो मनुष्य का जो खून होता है थोड़ा क्षारीय है, तो थोड़ा क्षारीय है मतलब 7 से उसका pH मान थोड़ा सा अधिक होगा। देखिए pH स्केल आप जब बनाते थे तो 7 जो है वह उदासीन के लिए है, 7 से जब कम रहता है इधर तो वह अम्लीय होता है, और 7 से इधर अधिक रहता है तो वह क्षारीय होता है। 7 पर उदासीन, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। तो मैं बोला कि मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय मतलब उसका pH मान 7 से थोड़ा सा अधिक होता है, तो 7 से अधिक आपका
यहाँ 8.2 भी है, यहाँ 7.4 भी है, तो 7 से थोड़ा सा अधिक कौन है, तो 7.4। याद रखिएगा, ये बार बार पूछता है कि मानव रक्त का पीएच मान कैसा हो, कितना होता है, तो 7.4। इसी में क्वेश्चन पूछ देगा अगला कि मानव रक्त कैसा होता है, अम्लीय कि क्षारीय कि उदासीन, तो कह दीजिएगा कि मानव रक्त क्षारीय होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन तो आप बचपन से जानते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल उदासीन होता है और उसका पीएच मान 7 होगा, मतलब यह बी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन देखो, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बार बार पूछा है, तो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। HNO3 यह नाइट्रिक अम्ल, यह जो फार्मूला बी नंबर H2N2O2 यह किसी अम्ल का फार्मूला है नहीं, और ये डी नंबर HNO4 भी कोई अम्ल नहीं बनता है। एक बच रहा HNO2, तो याद रखिएगा कभी भी पूछ दे तो HNO2 का नाम है नाइट्रस अम्ल। फिर यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि नाइट्रिक अम्ल का पीएच मान, तो नाइट्रिक अम्ल का जो पीएच मान होगा वह 7 से कम होगा, क्योंकि यह अम्लीय है। H2SO4 होता है, अब याद कीजिएगा एक बात, अभी मैं बोल दिया कि यह सी नंबर HNO2 जो है वह है नाइट्रस अम्ल है, यह फार्मूला नाइट्रस अम्ल का है। H2SO4 जिसे आप बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 का नमवा याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि H2SO4 होता है, क्या होता है भाई, कि अम्ल की, क्षार की, लवण की कोई नहीं, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो यह हो जाएगा अम्ल। दोस्तों बोर्ड पर अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक मोलल विलयन। मोलल का मतलब क्या हुआ, तो मोलल का मतलब मोललता। एक मोलल मतलब है एक मोललता वाला विलयन, तो एक मोलल मतलब है 1 मोल प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम विलायक में। याद होगा आपको मोललता के बारे में कि मोललता बराबर मोलों की संख्या बटा में विलायक की मात्रा किलोग्राम में। तो देखिए 1 मोलल मतलब 1 मोल विलेय, किसमें, तो 1 किलोग्राम विलायक में। अब चॉइस देखा जाए, क्वेश्चन को पढ़ा जाए, 1 मोलल विलयन वह विलयन होता है, एक बोर्ड पर देखिएगा, 1 मोलल विलयन वह विलयन होता है जिसमें 1 मोल विलेय उपस्थित रहता है, किसमें, तो 1 किलोग्राम विलायक में। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो अब आपका चॉइस देखिए क्या होना चाहिए, ए में दिया है 1000 ग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक मतलब 1000 ग्राम विलायक, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। यह 1 लीटर विलायक नहीं, यहाँ लीटर में नहीं है। फिर यहाँ देखिए कंफ्यूजन के लिए आपको बोल दिया है सी नंबर 1000 ग्राम विलयन में, तो 1000 ग्राम विलयन नहीं होता है, वह विलायक होता है। और फिर 1 लीटर विलयन, यहाँ पर अब 1 लीटर विलयन वाला बात होता है मोलरता में, कैपिटल M वाला के लिए यह 1 लीटर विलयन वाली बात होती है। दोस्त अब अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा है और 12 में भी पूछता है।
शुद्ध जल की मोलरता होता है। ना इसमें विलेय की मात्रा दिया, ना विलयन का कुछ आयतन दिया, और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। एक आपको हेल्प किया है, दिया रहेगा कि जल का घनत्व बराबर 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ऐसे भी आप जानिए रहे कि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। तब यहां से तो 2 बात मुझे दिमाग में आ रहा है। 1 ग्राम पदार्थ की मात्रा हो गया, यहां से मोल निकाल लेंगे, और यह 1 मिलीलीटर यह आयतन हो गया। तो इतना ही से मैं मोलरता निकाल लूंगा। तो मोलरता निकालने के लिए पहली बात कि जल का मोलर द्रव्यमान चाहिए। तो जल का मोलर द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 गुने 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 है, आ गया 18 ग्राम मोल इनवर्स। अब देखो मैं डायरेक्ट मोलरता कैसे निकाल रहा हूं। मोलरता यही मोल प्रति लीटर वाली बात। चलिए अब इस 1 ग्राम में 18 ग्राम मोल इनवर्स से भाग दिया जाए। गुने नीचे में विलयन का आयतन मिलीलीटर में है 1 मिलीलीटर, तो यह 1 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए ऊपर आप 1000 से गुना किए, तो यह 1 मिलीलीटर बदल गया लीटर में, नीचे लिख दिए लीटर। देखिए ग्राम से ग्राम कट गया। अब मोल ऊपर जाएगा तो मोल, अब बटा में लीटर आ गया, मोल प्रति लीटर। यही मोल प्रति लीटर मोलरता कहलाता है। अब बराबर 1000 बटा में 18 है, यह हो गया आपका मोल प्रति लीटर, मतलब मोल लीटर इनवर्स। अब 1000 में 18 से भाग दीजिए। चलिए 18 × 90, फिर यहाँ 0 1 10 आया, फिर 0 उतारे, फिर 5 बार में 18 × 90, फिर 1 0 1, फिर अब दशमलव देकर 0 आगे बढ़िएगा तो देखिए तो फिर आपका 5 बार में जाएगा 18 × 90, इसी तरह से 5 5 आता रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 55.6 एम मतलब मोलरता। इसी के बदले में आप मोलरता लिख सकते हैं, तो आ गया आपका 55.6 के लगभग मोलरता, मतलब आंसर नंबर बी। दोस्तों देखने में तो कठिन लग रहा था, लेकिन कितना आसान है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देख लीजिए। यदि द्रव HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का घनत्व 1.17 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो इसकी मोलरता होगी। चलिए HCl का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन का इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1, क्लोरीन का होता है परमाणु संख्या 17 है। अब परमाणु द्रव्यमान याद रखिएगा ये 35.5 होता है। तब पहला बात HCl का मोलर द्रव्यमान
तो HCl का मोलर द्रव्यमान हाइड्रोजन का 35.5, तो आ जाएगा आपका दोनों को जोड़कर 36.5 ग्राम मोल इनवर्स। अब उसी तरह से जैसे H2O का मोलरता निकाले थे, इसका भी मोलरता निकाल लिया जाए। मोलरता वही कैपिटल M बराबर मोल प्रति लीटर। चलिए अब मोल निकाला जाए। 1.17 ग्राम है, इसमें इससे भाग दीजिएगा मोलर द्रव्यमान से, तो मोलों की संख्या आ जाएगी। 1.17 ग्राम बटा में 36.5 ग्राम मोल इनवर्स। अब फिर आयतन आपका 1 मिलीलीटर है, तो 1 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए पुनः आप ऊपर 1000 से गुना कर लिए। मुन्ना रे, अब बात हाथ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ा जाए। इस डिस्मल को हटाने के लिए ऊपर 1 जीरो बढ़ाओगे, इस डिस्मल को हटाने के लिए नीचे 1 पर 2 जीरो दे दोगे। अब कटा लो। अब क्या दिखाई पड़ा हम लोगों को, तो आया 117, उस पर 2 जीरो, 11720 बटा में 365। मात्रक फिर देखो ग्राम ग्राम तो कट गया, या मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो मोल हो गया, और नीचे में लीटर बचा है तो मोल प्रति लीटर। अब इसको डिवाइड करोगे तो देखो ना, लगभग यहीं से सोच लो, 3 और 11 में देखो तो तितरी का 9, 3 चौका 12, 4 वाला नहीं होगा, जो भी आएगा 3 वाला आएगा। तो 3 वाला आंसर कौन दिखाई पड़ रहा है? 32। तो आपका आंसर हो जाएगा 32M। दोस्त यही 32 मोल प्रति लीटर को आप कैपिटल M लिख दिए। दोस्तों आज का पढ़ाई का अंतिम ऑब्जेक्टिव है, फिर अगले क्लास में और कुछ ऑब्जेक्टिव बनवाऊंगा। ऑब्जेक्टिव पर अधिक ध्यान दीजिए, लॉन्ग और शॉर्ट तो आप निकाल लीजिएगा रटकर, ऑब्जेक्टिव सोचकर बनाया जाता है। यदि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n एवं विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N मान लिया, तो विलेय का मोल अंश होगा। अब विलेय का मोल अंश मतलब x विलेय, विलेय का मोल अंश बराबर विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या n है, स्मॉल n। अब बटा में विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या का योगफल। मोल अंश में आप शुरू किए थे आज। तब विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के मोलों की संख्या को जोड़ दीजिए। विलेय के मोल की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N, तो नीचे हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यही विलेय का मोल अंश हुआ। देखिए आंसर आपका होगा B नंबर। दोस्तों कभी कभी आयतन में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है। कभी ऐसे देता है DMQ, डेसीमीटर क्यूब, कभी दे देता है ऐसे सेंटीमीटर क्यूब, कभी ऐसे लिखता है CC, कभी लिखता है ml। तो थोड़ा सा और आपका अंतिम टाइम लूंगा, इन सबों में रिलेशन बता दे रहा हूं।
1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर। ध्यान रखिएगा, डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर, हिंदी में घन डेसीमीटर। अब आप जानते हैं कि 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। अब यहीं से और आगे बढ़ाया जाए, अब सेंटीमीटर लिखना होगा तो 1 डेसीमीटर के जगह पर आप लिख दिए 10 सेंटीमीटर, होल क्यूब कीजिएगा। अब बराबर 10 का पावर 3 जो होगा तो वह हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी को पढ़िए अब, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यह इसी को आप लिख सकते हैं 1000 सीसी। बार बार सीसी कहता है तो आप सोचते हैं कि सीसी बोतल ही क्या है। तो 1 लीटर बराबर 1000 सीसी, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। यही जो सीसी है वह मिली लीटर है, मतलब 1000 मिलीलीटर। दोस्त, अब आयतन में कोई भी मात्रक दिया हुआ हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ 1 के जगह पर आप 10 लिख दिए और डेसीमीटर जगह पर सेंटीमीटर आ गया। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब मतलब सीसी। अब यही जो सीसी है वह मिली लीटर कहलाता है। थैंक यू दोस्तों। अब अगले क्लास में कुछ और ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे और तब फिर आगे अब कुछ ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हेनरी का नियम। तब फिर मैं हेनरी का नियम पढ़ाना शुरू करूंगा, लेकिन पहले कुछ ऑब्जेक्टिव बनवाऊंगा।